नॉर्मली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो हम एज ए कैटलिस्ट लेते हैं। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ निकल ले सकते हैं। तो वुड रिएक्शन का हम यूज करते हैं सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में। सिमेट्रिकल एल्केन मतलब ऐसे एल्केन जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। एक मॉलिक्यूल जिसमें हाई एंगल स्ट्रेन है और दूसरा मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो क्या प्रेफर करेंगे? एलिमिनेशन रिडक्शन तब यूज करते हैं जब कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करना हो और एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर है तो फिर ये रिएक्शन यूज नहीं करेंगे। लो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं नीरज दुबे और रफ्तार सीरीज के इस लेक्चर में मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर हाइड्रोकार्बन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टुडेज गोल, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? तो हाइड्रोकार्बन में आज हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहले एल्केन, देन एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन। इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब देखिए, अगर हमें एल्केन बनाना है तो एल्केन बनाने के हमारे पास बहुत सारी मेथड है। जैसे एल्केन होते क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन है अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, राइट? और CH2 डबल बॉन्ड CH2 से हमें CH3 बनाना है। तो देखिए क्या किया है, यहां पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर। तो अगर हम एल्कीन में एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो ये एल्कीन से एल्केन बन जाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड और हाइड्रोजनेशन। ये रिएक्शन हो जाएगी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन। इस रिएक्शन में हम साथ में लेते हैं कैटलिस्ट। ये रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। एल्कीन लेते हैं तो भी एल्केन बनेगा, और अगर हम एल्काइन लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इससे हमें एल्केन बनाना है, नाउ वी रिक्वायर 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो एल्काइन से एल्केन बनेगा। यहां पर भी हम ये रिएक्शन भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। नाउ क्वेश्चन इज कि सर कैटलिस्ट क्या ले सकते हैं? तो देखिए, नॉर्मली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो हम एज ए कैटलिस्ट लेते हैं। तो हम यहां पर हाइड्रोजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ निकेल ले सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम ले सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनम ले सकते हैं। जब हाइड्रोजन के साथ निकेल लेते हैं तो ये रिएक्शन हायर टेम्परेचर पर होती है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर देना होता है। लेकिन जब पैलेडियम और प्लैटिनम लेते हैं तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर भी हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना? लो टेम्परेचर लेंगे तो पैलेडियम और प्लैटिनम में रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर निकेल ले रहे हैं देन हमें हाई टेम्परेचर लेना होगा। और देखिए, अगर निकिल एल्युमिनियम का एलॉय लिया जाए और साथ में NaOH, तो निकिल एल्युमिनियम NaOH अगर लिया जाए, ठीक है ना, और इसके साथ हाइड्रोजन लिया जाए, तो जो निकिल एल्युमिनियम का एलॉय है और साथ में जब हम NaOH ले रहे हैं, इसको कहते हैं रेने निकिल। रेने एक साइंटिस्ट था जिसने ये बनाया था, तो इसको हम रेने निकिल कहते हैं। रेने निकिल के प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो जाएगी। तो आप निकिल, डायरेक्ट निकिल ले सकते हैं या रेने निकल ले सकते हैं। ये रिएक्शन रोडियम के प्रेजेंस में भी हो जाती है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। हम यहाँ पर रोडियम का कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, जैसे RH PH3 Cl। ये रोडियम कॉम्प्लेक्स है जिसको हम विल्किंसंस कैटलिस्ट भी कहते हैं, विल्किंसंस कैटलिस्ट। तो हम इनमें से कोई सा भी कैटलिस्ट ले सकते हैं। इन सभी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में
एल्कीन से एल्केन बन जाएगा, और अगर एल्काइन ले रहे हैं तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस लेना होगा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो ये तो एक बेसिक रिएक्शन है। अब अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें कि रिएक्शन होती कैसे, ये तो रिएक्शन की बेसिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म। देखिए, अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की हम बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एज ए कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता यह है कि जो प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड हैं वो ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। कैटलिस्ट का काम है प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड को वीक कर देना, जिससे बॉन्ड आसानी से टूट जाए, और अगर बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो केमिकल रिएक्शन आसानी से हो पाएगी। जैसे देखिए, अगर हमारे पास कैटलिस्ट है तो ये कैटलिस्ट की सरफेस, ये कैटलिस्ट की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस आएगा, ये हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन और कैटलिस्ट के बीच में एक पार्शियल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। जो कैटलिस्ट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, और उन वैकेंट ऑर्बिटल के कारण हाइड्रोजन डी ब्लॉक की सरफेस पर जाकर के एडजॉर्ब हो जाता है। और जब इस तरह से एडजॉर्प्शन होगा तो ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड था वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगेगा। अब जब ये हाइड्रोजन एल्कीन के कांटेक्ट में आता है, जब ये हाइड्रोजन एल्कीन के कांटेक्ट में आता है, तो अब जो प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड हैं, जो पुराने बॉन्ड हैं, वो टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। और यहां पर पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना एक साथ होता है। पुराने वाले बॉन्ड टूटते जा रहे हैं, नए वाले बॉन्ड बनते जा रहे हैं। तो यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एक ऐसी स्टेट आएगी, एक ऐसी स्टेट आएगी जब प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड 50% टूट जाएंगे और बनने वाले बॉन्ड 50% बन जाएंगे। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड 50% टूट चुका, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड था वो 50% टूट गया, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 50% बन चुका। ये स्टेट जहां पर पुराने बॉन्ड 50% टूटते हैं और नए बॉन्ड 50% बनते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये हो जाएगी ट्रांजिशन स्टेट। अब थोड़ी ही देर बाद जो टूटने वाला बॉन्ड था, टूटने वाला बॉन्ड कौन सा? कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो टूटने वाले बॉन्ड थे वो पूरी तरह से टूट जाएंगे और बनने वाले बॉन्ड पूरी तरह से बन जाएंगे, और ये कैटलिस्ट अगेन फ्री हो जाएगा। ये कैटलिस्ट फ्री हो गया और अब 2 हाइड्रोजन एटम यहां पर अटैच्ड हो गए। यहां पर जो ये रिएक्शन है ये सरफेस कैटलिस्ट की तरह, निकेल पैलेडियम या प्लेटिनम है, तो ये पैलेडियम मान लेते हैं, हमने पैलेडियम लिया है, तो यहां पर पैलेडियम सरफेस कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, और दोनों हाइड्रोजन आकर के पैलेडियम की सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि यहां पर दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में अटैच्ड होंगे। तो यहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, सिंस surface catalyst is used both hydrogen atom are attached on same direction. Both hydrogen are attached on same direction. दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में होंगे, और यही रीजन है
कि ये जो रिएक्शन है वो ओवरऑल सिन एडिशन है, ओवरऑल सिन एडिशन। यहां पर सिन एडिशन का मतलब ये है कि दोनों अपकमिंग ग्रुप आकर के सेम डायरेक्शन में टेस्ट होंगे। अगर एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ आया तो दूसरा हाइड्रोजन भी सेम डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। मान लीजिए अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है और इस पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं और इसकी रिएक्शन में हाइड्रोजन और पैलेडियम से करता हूं, तो दोनों हाइड्रोजन एटम सेम डायरेक्शन में टेस्ट होंगे। अगर एक हाइड्रोजन फ्रंट में आकर अटैच्ड होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे फ्रंट पे, तो दूसरा हाइड्रोजन भी फ्रंट पर ही अटैच्ड होगा। ये दोनों हाइड्रोजन फ्रंट पे, और अगर हाइड्रोजन फ्रंट पे है तो ये CH3 बैक पे होगा। तो जब दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शन में जुड़ते हैं तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं सिन एडिशन। तो इसलिए ये रिएक्शन ओवरऑल सिन एडिशन होगा। नोट कीजिए, फिर और पॉइंट्स देखते हैं। नोटेड। अब देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, किसका हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा, किसका हाइड्रोजनेशन स्लो होगा, तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिपेंड करता है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर। कोई भी एल्कीन जितना आसानी से सरफेस कैटलिस्ट पर जाकर के एड्सॉर्ब हो सकता है उतना ज्यादा वहां पर रिएक्शन फास्ट होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to rate of adsorption। और जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है क्राउडिंग पर। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा क्राउडेड होगा उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना कम हो जाएगा। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। जैसे अगर हमारे पास एल्काइन है और एल्कीन है, तो एल्काइन लेस क्राउडेड है, एल्कीन कंपैरेटिवली मोर क्राउडेड है। ये लीनियर है, ये प्लेनर है। जो लीनियर होगा वो लेस क्राउडेड होगा, प्लेनर कंपैरेटिवली मोर क्राउडेड होंगे। और यही रीजन है कि अगर कोई एल्काइन है और एल्कीन है तो उनमें से हाइड्रोजनेशन के लिए एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कीन ले लेते हैं, जैसे अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कीन ले लें, तो एल्कीन में जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ाएंगे, अगर हम क्राउडिंग बढ़ाते हैं तो एल्कीन का हाइड्रोजनेशन स्लो हो जाएगा। जैसे अगर ये 3 एल्कीन है और इन तीनों में देखा जाए कि सबसे ज्यादा क्राउडेड कौन सा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे 2 CH3 और यहाँ पे 4 CH3। तो जितना ज्यादा क्राउडेड मॉलिक्यूल होगा उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना स्लो होगा। तो 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा हाइड्रोजनेशन, जब हम रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जब होती है तो वहां पर हीट इवॉल्व होती है। हाइड्रोजनेशन में जितनी हीट इवॉल्व होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? अगर हमने किसी मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन ऐड किया, हीट रिलीज हुई, जितनी हीट रिलीज होगी उसको हम कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर पर। एक, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जहां ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे वहां ज्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जाकर ऐड होंगे, वहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा।
और अगर पाई बॉन्ड इक्वल है, अगर पाई बॉन्ड इक्वल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लेकिन ये कब देखेंगे? अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल है तब देखेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोजनेशन करने पर इनमें क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। चलिए तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर यहां पर हम H2PD से रिएक्शन करते हैं, 2 इक्विवेलेंट लेंगे तो यहां पर बन जाएगा CH3CH3। यहां पर देखिए हाइड्रोजन है तो ये CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन जाएगा। अगर इसमें H2 और PD से रिएक्शन करते हैं, एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये CH3 CH CH3 CH3 बन जाएगा। अगर यहां पर H2PD से ऐड करते हैं, एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अब इस केस में, फिफ्थ केस में देखिए, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और H2PD से रिडक्शन किया है और हाइड्रोजन पैलेडियम यहां पे केवल 1 इक्विवेलेंट यूज किया है। तो दोनों में से जो ज्यादा रिएक्टिव है वहां पर एडिशन होगा और डबल और ट्रिपल में ज्यादा रिएक्टिव ट्रिपल होता है तो अब ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन होगा। अगर हम यहां पर एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन ले लेते तो दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाते और तब ये हमें एल्केन मिल जाता। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, H2PD से रिडक्शन किया है और यहां पे हाइड्रोजन का 1 इक्विवेलेंट लिया है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, H2PD से रिडक्शन कर रहे हैं तो अब दोनों में से केवल 1 इक्विवेलेंट अगर ले रहे हैं तो दोनों में से कोई केवल एक रिड्यूस होगा। नाउ क्वेश्चन इज कि सर प्रेफरेंसली कौन सा रिड्यूस होगा? तो प्रेफरेंसली वो रिड्यूस होगा जो लेस क्राउडेड है। यहां पर देखिए इससे केवल 2 कार्बन लगे हैं, इस कार्बन डबल बॉन्ड से केवल 2 CH2 लगे हैं, लेकिन इस कार्बन से 4 कार्बन लगे हैं। तो ये वाला लेस क्राउडेड है, ये मोर क्राउडेड है, तो प्रेफरेंसली रिएक्शन लेस क्राउडेड पर होगी और इसलिए ये वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। सिमिलरली यहां पर देखिए डबल बॉन्ड है, इससे 2 कार्बन लगे हैं लेकिन इससे 4 कार्बन लगे हैं, तो अब इस केस में प्रेफरेंसली जो लेस क्राउडेड है वो रिड्यूस होगा, जो मोर क्राउडेड है वो रिटेन होगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, हमने एल्कीन और एल्काइन से तो एल्केन बना लिया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, हम एल्काइल हैलाइड से भी एल्केन बना सकते हैं। देखिए मेथड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करते हैं जिंक और HCl से तो हमें एल्केन मिल जाएगा। देखिए अगर हमने एल्काइल हैलाइड लिया है और इसकी रिएक्शन जिंक और HCl से करते हैं तो ये RH एल्केन बन जाएगा प्लस HX। कैसे? जिंक और HCl, जिंक और HCl मतलब मेटल और एसिड लिया है, ये मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो ये नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन बनाएगा। जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो इस RH बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, तो ये RH और HX बन गया। और जिंक जो था ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बना लेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2Br है और इसकी रिएक्शन Zn और HCl से करते हैं तो दो हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे जिंक और HCl प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन एटम, और एटॉमिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये CH3 CH2 एथेन मिल जाएगा और प्लस साथ में मिल जाएगा HBr। तो सिंपल है, अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करते हैं मेटल और एसिड के प्रेजेंस में देन एल्काइल हैलाइड विल बी कन्वर्टेड टू एल्केन। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एल्काइल हैलाइड। अच्छा यहां पे कुछ और, जैसे भी हमने जिंक और HCl रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, क्या सर और भी रिड्यूसिंग एजेंट लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, आप चाहें तो यहां पर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी कर सकते हैं, IAlH4। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज सोर्स ऑफ H निगेटिव। ठीक है, तो अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये H निगेटिव देता है, R और X, यहां पर R पर पार्शियल पॉजिटिव, X पर नेगेटिव, ये H नेगेटिव जाएगा, X नेगेटिव निकल जाएगा, ये RH और प्लस X नेगेटिव निकल गया तो ये एल्केन बन जाएगा। बस यहां पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो एल्काइल हैलाइड आपने लिया है इट मस्ट नॉट इक्वल टू एल्काइल फ्लोराइड। रीजन ये है कि जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आसानी से टूटेगा नहीं। तो जब कार्बन हेलोजन बॉन्ड नहीं टूटेगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से आएगा? तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सेप्ट एल्काइल फ्लोराइड, फ्लोराइड नहीं होने चाहिए बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास और भी रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्यूशन, और ईथर कैसा होना चाहिए? मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, यानी ड्राई ईथर। तो अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के प्रेजेंस में ड्राई ईथर, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं तो यहां पर हमें हायर एल्केन बनेगा। ये जो रिएक्शन है ये एक नेम्ड रिएक्शन है, इसका नाम है वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन का हम यूज करते हैं सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में। सिमेट्रिकल एल्केन मतलब ऐसे एल्केन जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनाने में यूज होते हैं। बिल्कुल आसान रिएक्शन है। देखिए क्या होता है, अगर हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो अब यहां पर सोडियम हेलोजन से रिएक्ट कर लेता है, ये सोडियम हैलाइड बनेगा, और R ये मिल जाएगा हायर एल्केन और प्लस सोडियम हैलाइड, ये बन गया। तो इस रिएक्शन से हम बना सकते हैं हायर एल्केन। जैसे अगर हमने CH3Cl लिया है और इसकी रिएक्शन सोडियम से करते हैं
बिल्कुल आसान है, आपको करना क्या है, सिंपल है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ दीजिए, कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ दीजिए, और यहां से NaCl, ये CH3 और ये CH3 कंबाइन कर दीजिए, इथेन प्लस NaCl। मतलब अगर एल्काइल हैलाइड में एक कार्बन था तो जो एल्केन बना है उसमें दो कार्बन होंगे, तो इस रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं हायर एल्केन बनाने में। अब अगर आपने एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया तो एल्केन दो का बना, दो का मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग मतलब सिमेट्रिकल। अगर आप दो कार्बन का एल्काइल हैलाइड लेते तो एल्केन चार का बनता, तब भी उसमें इवन कार्बन आते, तब भी एल्केन सिमेट्रिकल होता। तीन का लेते तो छह अगेन। तो आप एल्किल हैलाइड कोई सा भी ले लीजिए, अगर आप सेम एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो जो बनने वाला एल्केन होगा वो सिमेट्रिकल एल्केन होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन होगा। ये तो एक बेसिक रिएक्शन है। अब अगर इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म देखें कि रिएक्शन होती कैसे है, रिएक्शन अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। हमें यहाँ पे पता है कि सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, और जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे करके Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखिए, अगर ये एल्काइल हैलाइड लिया है जो आपने, ये इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो देखो क्या होगा। अभी एल्काइल यानी कार्बन और हाइड्रोजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की थी, बॉन्ड बनाया था। फिर क्या हुआ, इस हैलोजन को कोई और इलेक्ट्रॉन मिल गया। जब कोई और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसने कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक कर लिया, तो ये बॉन्ड टूटा, तो R के पास एक फ्री वैलेंसी आई, और इस फ्री वैलेंसी से जो बना है वो रेडिकल है। X के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो X निगेटिव बन गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बॉन्ड ऐसा टूटता है कि दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आए तो इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। तो यहां पर R के पास एक इलेक्ट्रॉन आया है तो ये बन गया फ्री रेडिकल। अब सोचिए, अगर ऐसे हमने दो सोडियम लिए होते, दो Na पॉजिटिव और दो इलेक्ट्रॉन मिलते, और अगर ये दो एल्काइल हैलाइड से दो इलेक्ट्रॉन बनते तो दो R रेडिकल और दो X निगेटिव। ये जो X निगेटिव है और ये Na पॉजिटिव, ये तो रिएक्ट करके सोडियम हैलाइड बना लेंगे, और ये जो दो R रेडिकल हैं, दो R रेडिकल मिले हैं, ये R रेडिकल कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर के हायर एल्केन, और जो दो Na पॉजिटिव हैं ये X निगेटिव से कंबाइन होकर के सोडियम, तो ये बन जाएगा। इस रिएक्शन की खास बात यह है, इस रिएक्शन की खास बात यह है कि यहां पर जो हमें ईथर लेना है वो ड्राई होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ईथर ड्राई नहीं हुआ, उसमें जरा सा भी मॉइस्चर यानी वाटर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, हम सोडियम ले रहे हैं, वाटर सोडियम से रिएक्ट करके NaOH बना लेगा प्लस हाइड्रोजन। अब प्रॉब्लम यह है कि जो सोडियम हमने लिया था वो हमने इसलिए लिया था कि वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करे, लेकिन अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ये सोडियम एल्काइल हैलाइड से ना रिएक्ट करके वाटर से रिएक्ट कर लेगा, इसलिए ईथर मस्ट बी कंप्लीटली ड्राई, अदरवाइज इट विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, वुड्स रिएक्शन, हमें रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने के लिए कंप्लीट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर आपको एक ट्रिक बता रहा हूं वुड्स रिएक्शन की, उस ट्रिक से आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए, अब वुड्स रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है। एक, जब आप मोनोहैलाइड लेते हैं, मोनोहैलाइड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही हैलोजन लगा हुआ है। दूसरा, आप ले सकते हैं डाईहैलाइड। अगर मोनोहैलाइड है तो मोनोहैलाइड
दोनों मोनोहेलाइड सेम हो सकते हैं, हो सकता आपने जो एल्काइल हैलाइड लिया है उसमें दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो, और दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनो एल्काइल हैलाइड भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर दोनों एल्काइल हैलाइड सेम है तो सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर एक यहां से आर रेडिकल मिलेगा और एक ही आर रेडिकल, दोनों आर रेडिकल को कंबाइन कर दीजिए, हायर एल्केन बन जाएगा, एक ही टाइप का मिला। लेकिन समझिए, अगर आपने दो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड लिए हैं तो क्या होगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक आर रेडिकल बनेगा और एक आर डैश रेडिकल मिलेगा। तो अब यहां पर तीन पॉसिबिलिटी हैं, एक हो सकता है दोनों आर रेडिकल आपस में कंबाइन होकर हायर एल्केन बना ले, एक दोनों आर डैश रेडिकल आपस में कंबाइन होकर बना सकते हैं, और एक आर और आर डैश कंबाइन होकर बना सकते हैं। तो थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ डाई हैलाइड्स बनेंगे यहां पे। या हम कह सकते हैं कि अगर हम मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड लेंगे तो मिक्सचर ऑफ हायर एल्केन बनेंगे। अगर डाई हैलाइड लेते हैं, यहां पर दो केस हो सकते हैं, या तो 1,2 डाई हैलाइड लेंगे, और जब भी 1,2 डाई हैलाइड लेंगे तो यहां पर आपको हमेशा डबल बॉन्ड बनाना है। और अगर आप 1,3, 1,4 या 1N लेते हैं तो फिर आपको रिंग बनाना है। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। बस देखिए, अगर CH3 Br सोडियम ट्राई ईथर है, C2H5Br सोडियम ट्राई ईथर है, अगर CH3Br प्लस C2H5Br सोडियम ट्राई ईथर है, तो देखते हैं इन सभी केसेस में क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखिए, अगर CH3Br है, क्या करेंगे यार, यहां पे तो एक ही लिया है, CH3 रेडिकल मिलेगा, तो अब दो CH3 को कंबाइन कर दो, एथेन बन गया। अगर C2H5 लिया है तो दो C2H5 रेडिकल को कंबाइन कर दो, ब्यूटेन बन गया। तो अगर एक CH3Br और एक C2H5Br लिया है, अब क्या होगा, अब थ्री डिफरेंट पॉसिबिलिटी हैं। देखो, एक तो यार हमारे पास CH3 रेडिकल है, एक क्या कर सकते हैं हम, दोनों CH3 को कंबाइन कर सकते हैं, तो एथेन बन गया। यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों इथाइल को कंबाइन कर लें, तो ये ब्यूटेन बन गया। और एक क्रॉस प्रोडक्ट भी बन सकता है जब एक CH3 को C2H5 से करें, तो यहां पर एथेन भी बन गया, प्रोपेन भी बन गया, ब्यूटेन भी बन गया। नॉर्मली वुड्स रिएक्शन को हम यूज करते हैं सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। जैसे यहां पर देखिए, दो कार्बन का एल्केन बना है, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन सिमेट्रिकल, यहां पर भी सिमेट्रिकल। लेकिन सर यहां पर सिमेट्रिकल भी बना है और ये अनसिमेट्रिकल भी बन गया, ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन बन गया। तो सर बना तो सकते हैं ना ऑड वाला भी, प्रॉब्लम ये है अगर आप ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन बनाना चाहते हैं देन यू विल हैव टू टेक मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी मिक्सचर ऑफ एल्केन होंगे। अब अगर ये सभी एल्केन हैं और हमें इनको सेपरेट करना है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज होंगे। अब हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट करना होगा। अगर हम एक ही टाइप का एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो सिंगल एल्केन बनेगा, वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड लेंगे देन मिक्सचर ऑफ एल्केन बनेगा, इवन वाले भी बन सकते हैं, ऑड वाले भी, और फिर वहां पर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है
और इसके साथ हमने आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिया है और इसकी रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर से करते हैं। अब देखिए क्या बनेगा यार, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हैं। कौन कौन सी? एक ये, दो रेडिकल बने। अगर आपने इन दोनों रेडिकल को मिला दिया, CH3CH2 को मिलाया, ये बन गया ब्यूटेन। कैसे? CH3 CH2 CH2 CH3। एक अगर आप आइसोप्रोपाइल, ये CH3 आइसोप्रोपाइल, और दूसरा भी ऐसे ही आइसोप्रोपाइल, और दोनों को क्लब किया तो ये बन गया, दो प्रोडक्ट बने। एक इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये ऐसा CH3 CH और एक CH2, तीन प्रोडक्ट्स बन गए। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। सर अगर 1,2 डाई हैलाइड हो, ये देखिए अगर 1,2 डाई हैलाइड है, सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन करते हैं, अब क्या होगा? 1,2 पोजीशन पर वैलेंसी फ्री होगी, और अगर 1,2 पोजीशन पर वैलेंसी फ्री है तो इनके बीच में बॉन्ड आ जाएगा, एथिलीन बन गया। और एग्जांपल देखिए, जैसे CH3 CH Cl CH2 Cl, अगर इसकी रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर से करते हैं, दोनों जगह पे वैलेंसी फ्री होगी, और दोनों जगह पे अगर वैलेंसी फ्री होती है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। सर अगर 1,3 डाई हैलाइड हो, अगर 1,3 डाई हैलाइड है और इसकी रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर से करें, अब देखिए क्या होगा। अगर 1,3 डाई हैलाइड है, इन दोनों पे एक एक वैलेंसी फ्री होगी, और अगर दोनों पे वैलेंसी फ्री होती है, एक वैलेंसी यहां फ्री, एक वैलेंसी यहां फ्री, और 1,3 पोजीशन पर वैलेंसी फ्री हो रही है, तो इस बार बॉन्ड बना दीजिए, तो इस बार रिंग बन जाएगा, रिंग हो जाएगी साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, चलिए ये 7 एग्जांपल लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। चलिए तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर देखिए, इन सभी में सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन किया है, ठीक है ना। अब यार अगर हम यहां पर सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन करते हैं, एक एक वैलेंसी फ्री हुई, एक यहां पर और एक यहां पर, तो 1 2 3 4, अब 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, 4 मेंबर रिंग, तो यहां पर साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, प्लस NaBr बन जाएगा साथ में। यहां पर सोडियम और ड्राई ईथर ले रहे हैं, यहां से एक एक वैलेंसी फ्री हो गई,
तो 1 2 3 4 5 6 1 और 6 पोजीशन पर वैलेंसी फ्री है, तो 6 मेंबर रिंग। यहाँ पर देखिए एक बी आर, यहाँ पे एक सी एल, यहाँ पे 1 2 1 और 3 पोजीशन पे वैलेंसी फ्री है, और अगर 1 और 3 पोजीशन पे वैलेंसी फ्री है तो यहाँ पर भी रिंग बन गई। यहाँ पर देखिए ये दो बॉन्ड ऑलरेडी थे, इन पर वैलेंसी फ्री हुई, इस बार बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्शन होती है तो ये CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH CH2। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप कहें कि सर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके ये CH2 ये CH2 आप ऐसा बना दे। अब अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो इस मॉलिक्यूल में हाई एंगल स्ट्रेन है, और एक पॉसिबिलिटी और है, यहाँ पे पाई सिग्मा रेडिकल रेजोनेंस है, और अगर रेजोनेंस है तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, ये CH2 रेडिकल और ये CH2। हमने कहा था पाई सिग्मा रेडिकल, पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, रेडिकल यहाँ पर आ गया, ये जो फ्री रेडिकल था अब वो आ चुका है यहाँ पर। तो अब ये 1,2 डाई रेडिकल बन गया, और जब भी 1,2 डाई रेडिकल होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, तो ये CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक मॉलिक्यूल जिसमें हाई एंगल स्ट्रेन है और दूसरा मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो क्या प्रेफर करेंगे? अगर एक ही पॉसिबिलिटी होती तो वही बनता, लेकिन अगर दो पॉसिबिलिटी हैं और एक से हमें ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है तो हमें जहां ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है ये बनाएंगे, इस बार ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर रेजोनेंस के कारण पॉसिबिलिटी है और फिर वहां पर मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन सकता है तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ये देखिए यहां पर भी सेम बिहेवियर, अगर रेजोनेंस होता है तो जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पर भी 1,2 पोजीशन पे वैलेंसी फ्री, और अगर 1,2 पोजीशन पर वैलेंसी फ्री है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये बेंजीन बन जाएगा। तो एक बेंजीन बन रहा है, दूसरा आप इन दोनों को क्लब करेंगे तो हाईली एंगल स्ट्रेन वाला मॉलिक्यूल मिलेगा। तो इसलिए इस केस में फाइनल प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए 13 एग्जाम्पल हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहां पर इराइल हैलाइड ले लेते हैं, इराइल हैलाइड है ना, एलिफेटिक जो सिंपल एल्काइल है, अगर बेंजीन रिंग वाला हैलाइड है तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे इराइल हैलाइड। इराइल हैलाइड जैसे मैंने एक काम किया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लिया और इसकी रिएक्शन सोडियम से करता हूं, और अब साथ में ड्राई ईथर भी लिया है। अब देखिए क्या होगा इस केस में, यहां से दो NaCl बाहर, NaCl बाहर, और दोनों फिनाइल रिंग क्लब हो जाएंगी, और अगर ये दोनों फिनाइल रिंग क्लब हो जाएंगी तो ये मिल जाएगा बाइफेनिल। और जो ये रिएक्शन है जिसमें दोनों एरोमेटिक हैलाइड कंबाइन हो रहे हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं फिटिग रिएक्शन। ये है फिटिग रिएक्शन। अगर इसी में थोड़ा सा वेरिएशन किया जाए, अगर हम एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक ले लें, तब इसी रिएक्शन का नाम वुड्स फिटिग रिएक्शन हो जाता है। जैसे अगर क्लोरोबेंजीन, सोडियम और एक एलिफेटिक ले लिया जाए CH3Cl, अब यहां पर फाइनल प्रोडक्ट टॉलुइन बन सकता है, और अगर टॉलुइन बन रहा है तब इसी रिएक्शन का नाम वुड्स
फिटिक रिएक्शन। अब ये रिएक्शन वुड्स फिटिक रिएक्शन है। थोड़े से और चेंज किए जा सकते हैं, जैसे अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जिंक से कर देते हैं, एल्काइल हैलाइड है, सोडियम मेटल ना लेकर के जिंक मेटल ले और अब रिएक्शन किया जाए, तो यहां पर भी सिमिलर बिहेवियर होगा। यहां पर भी Zn(X2) बाहर हायर एल्केन बन जाएगा प्लस Zn(X2), और अब इस रिएक्शन का नाम फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। बस मेटल चेंज किया, रिएक्शन का नाम भी चेंज हो गया, अब ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। अगर हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करते हैं, तो एल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और रिएक्ट करके RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना लेता है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका एक नाम और है, बहुत फेमस कंपाउंड है, विक्टर ग्रिगनार्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इससे ऑलमोस्ट हर टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। इसमें मेटल और कार्बन बॉन्ड है, और ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें मेटल के साथ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये यहां पर बना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और अगर इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन ये फिर से एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा। अब आपको तो पता ही है, मेटल और कार्बन में मेटल पर पार्शियल पॉजिटिव, एल्काइल पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ एल्काइल हैलाइड है, हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव, R पर पॉजिटिव, तो ये R नेगेटिव R पॉजिटिव से कंबाइन होकर के हायर एल्केन बन जाएगा और प्लस MgX2। तो अब इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन रहा है, इस रिएक्शन का नाम है ग्रिगनार्ड रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन, सभी रिएक्शन, चाहे वुड्स रिएक्शन हो, चाहे फिटिग रिएक्शन हो, वुड्स फिटिग हो, या फिर हम फ्रैंकलैंड या ग्रिगनार्ड रिएक्शन हो, इन सभी में एल्किल हैलाइड से हायर हाइड्रोकार्बन बन रहा है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक और रिएक्शन भी है जो बिल्कुल इसी के जैसी रिएक्शन है, इससे भी हम हायर एल्केन बना सकते हैं बाय यूजिंग एल्काइल हैलाइड। दिस इज कॉल्ड कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन, इस रिएक्शन में सबसे पहले तो हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। पहले एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ये लिथियम से रिएक्ट करके एल्काइल लिथियम बनाता है। फिर ये जो एल्काइल लिथियम मिला है हमें, इसकी रिएक्शन CuI से करते हैं। तो दो एल्काइल हैलाइड, दो एल्काइल लिथियम CuI से रिएक्ट करके R2CuLi बनाता है। R2U नेगेटिव, Li पॉजिटिव, इसी को शॉर्ट में हम R2CuLi एल्काइल क्यूप्राइल लिथियम कहते हैं। और ये जो एल्काइल क्यूप्राइल लिथियम है, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसका नाम होता है गिलमान रिएजेंट। ये गिलमान रिएजेंट है। और फिर ये जो गिलमान रिएजेंट है R2CuLi, इसकी रिएक्शन किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड से करते हैं। तो कोरे हाउस रिएक्शन की खास बात यह है कि इससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल प्लस सिमेट्रिकल, हमारी चॉइस है कि हम कैसा हायर एल्केन बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं। दोनों टाइप के हायर एल्केन बन जाएंगे, सिमेट्रिकल भी अनसिमेट्रिकल भी, क्योंकि अब ये R2CuLi में ये R निगेटिव, ये जाके इससे कंबाइन होगा RX R पॉजिटिव X निगेटिव, ये हायर एल्केन बन जाएगा प्लस UX और प्लस LiX। जैसे
बिल्कुल आसान तरीका है। आपको करना क्या है, तो बिल्कुल कम स्टेप में अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी बहुत एक आसान ट्रिक है। आपको पहले स्टेप और आखिरी की स्टेप, पहली बार और आखिरी बार जो भी आप एल्काइल ले रहे हैं उनको क्लब कर देना है बस। जैसे एग्जांपल देखिए, बोला है CH3Br लिया, बोला इसकी रिएक्शन पहले लिथियम से कराओ, फिर QI से कराओ, और फिर C2H5Br से कराओ, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। बिल्कुल आसान है, आपको करना सिर्फ इतना सा है कि पहले स्टेप और आखिरी की स्टेप के एल्काइल को कंबाइन कर दीजिए, CH3 CH2 CH3 बन गया। ठीक, और एग्जांपल ले लीजिए ऐसे ही, जैसे बोला C2H5Br लिया, बोला इसकी रिएक्शन पहले लिथियम से कराया, फिर CuI से कराया, और फिर साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड से करा दिया। क्या बनेगा? बिल्कुल आसान, पहले और आखिरी स्टेप वाले को क्लब कर दीजिए। और दिस रिएक्शन इज कोरेहाउस रिएक्शन, और इस रिएक्शन की खास बात यह है कि आप इससे दोनों टाइप के एल्केन बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। सिमेट्रिकल चाहे तो सिमेट्रिकल बनाइए, अनसिमेट्रिकल चाहे तो अनसिमेट्रिकल बनाएं। चलिए इन्हीं पर बेस्ड कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। बोला है C6H12 has only two type of alkenes that can be reduced only one type of alkane। तो अगर मुझे ये एल्केन बनाना है तो ये एल्केन, तो देखिए इससे भी बन जाएगा जब 1 पर डबल बॉन्ड लगा हो, मतलब 1 हेक्सीन से भी बन जाएगा, 2 हेक्सीन से भी बन जाएगा, और 3 हेक्सीन से भी। तो चाहे ये 1 हेक्सीन ले, 2 हेक्सीन या 3 हेक्सीन, तीनों से बनेगा। तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ एल्कीन लिए जा सकते हैं, 1 हेक्सीन, और ये 2 हेक्सीन, और 3 हेक्सीन, तीनों से बनेगा। लेकिन अगर हमें बी वाला बनाना है तो बी वाला केवल 2 ऐसे एल्कीन हैं जिनके रिडक्शन से बनेगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो 1 और 2, 2 एल्कीन। इस बार हमें 3 एल्कीन मिले थे। अगर हमें ये बनाना है तो ये हम केवल एक ही टाइप के एल्कीन से बना सकते हैं, केवल इससे बनाया जा सकता है। और अगर हमें ये बनाना है तो हम यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कीन ले सकते थे, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, और इससे भी बनेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर बी है। ये 2 टाइप के एल्कीन ऑन हाइड्रोजनेशन सिंगल एक टाइप का एल्केन देंगे। नेक्स्ट देखिए, ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन गिव्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो देखिए अगर हम इस हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है। यहां पर अगर देखें तो इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर इसका हाइड्रोजनेशन करें तो हाइड्रोजनेशन करने पर जो मॉलिक्यूल मिलेगा उसमें कायरल कार्बन नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव था और हाइड्रोजनेशन करने पर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनाएगा, एंड हेंस करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्या करेंगे? सिंपल है, Br बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहां से, और यहां से ब्रेक करेंगे, इस पर एक वैलेंसी, इस पर एक वैलेंसी, इन दोनों पर एक एक वैलेंसी, इनको ऐड कर देंगे, 2 रिंग बन जाएंगी। करेक्ट आंसर डी। Which of the following will form cyclohexane on reaction with 2 moles of sodium? देखिए अगर हमारे पास ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6, तो हम ऐसा लिख सकते 1 2 3 4 5 6 Br सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन करते हैं, तो यहां से ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन करने पर ये बन जाएगा बाईसाइक्लो कंपाउंड। करेक्ट आंसर ए। यहां पर देखिए
एक वैलेंसी यहां फ्री होगी, एक वैलेंसी यहां पे, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो 3 मेंबर्ड रिंग मतलब हमने कंपाउंड लिया था ऐसा, ये Cl CH3 Cl CH3 सोडियम की प्रेजेंस में, यहाँ पे एक CH3 एक और CH3, एंड हेंस करेक्ट आंसर बी। वुड्स रिएक्शन ऑन मिक्सचर ऑफ इथाइल हैलाइड एंड आइसोब्यूटाइल हैलाइड। तो ये क्वेश्चन तो हमने देखा ही है, इथाइल हैलाइड ये और आइसोब्यूटाइल, तो ये कंपाउंड है आइसोब्यूटाइल हैलाइड। अब देखिए अगर इन दोनों की वुड्स रिएक्शन करें तो एक तो CH3 CH2 कंबाइन होगा, तो एक तो हमें मिल जाएगा ब्यूटेन, एक ये रेडिकल खुद कंबाइन हो सकता है। तो अगर इसके दो रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं, दो आइसोब्यूटाइल कंबाइन होते हैं, तो ये कंबाइन हो गया ऐसा, और एक हो सकता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बन जाए, ये CH2 और CH2 CH3, ये इसमें 5 और 6 कार्बन है, तो एक तो आइसोहेक्सेन बना, एक ब्यूटेन बना, ये वाला 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन बना, ब्यूटेन 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन और आइसोहेक्सेन, एंड हेंस करेक्ट आंसर इज डी। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारे पास और भी मेथड हैं जिनसे हम एल्कोहल जिनसे हम एल्केन बना सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एल्कोहल है तो हम एल्कोहल का अगर रिडक्शन करें तो ये एल्केन में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन देखिए, अगर ROH एल्कोहल है और इसका रिडक्शन करें, दो हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, एक H यहां पे और एक H यहां पे, तो ये RH + H2O। अब एल्कोहल का रिडक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं रेड फास्फोरस और HI। तो अगर एल्कोहल का रिडक्शन किया जाए रेड फास्फोरस और HI से, तो एल्कोहल से एल्केन बन जाएगा। अब यार रेड फास्फोरस और HI को यूज करके हम एल्कोहल से तो एल्केन बना ही सकते हैं। अगर हमने एल्डिहाइड लिया होता और एल्डिहाइड की रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI से करें, इस बार 4HI मॉलिक्यूल लगेंगे, दो हाइड्रोजन यहां पे और दो हाइड्रोजन यहां पे, और ये बन जाएगा RCH3 और +2। तो एल्कोहल से बनाना है 2 इक्विवेलेंट ऑफ HI, एल्डिहाइड से बनाना है 4 इक्विवेलेंट ऑफ HI। इनफैक्ट अगर हम एसिड लेते हैं और इसकी रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे हमें 4 हाइड्रोजन एटम लगा है, 4 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम लगेगा, 2 ऑक्सीजन निकालना है, तो 2H2O और RCH3, तो रेड फास्फोरस के साथ अगर 6HI लिया जाए तो ये बन जाएगा एल्केन में। तो हम एल्कोहल से भी एल्केन बना सकते हैं, एल्डिहाइड से एल्केन बना सकते हैं और एसिड से एल्केन बना सकते हैं। इनका रिडक्शन करने पर रेड फास्फोरस और HI से ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब यार अगर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है और एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन किया जाए तो एल्केन मिलेगा। जैसे अभी हमने रेड फास्फोरस और HI से रिडक्शन किया है, और भी हमारे पास टेक्निक है। जैसे अगर एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन जिंक अमलगम और HCl से करें, तो जिंक अमलगम HCl भी रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पर देखिए 4 हाइड्रोजन एटम कंज्यूम होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH3 +2। ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में रिडक्शन है, और एसिडिक मीडियम में रिडक्शन है, इसको कहते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन। हमारे पास एक और मेथड है वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन।
इस रिएक्शन में भी हम एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन बना सकते हैं। अगर हमारे पास एल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन हम हाइड्राजीन से करते हैं, NH2 इज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो हाइड्राजीन और KOH के प्रेजेंस में करते हैं तो भी ये एल्केन बन जाएगा, साथ में नाइट्रोजन N2 और प्लस H2O बनेगा। तो जहां पर क्लीमेंशन रिडक्शन अगर देखें तो ये एसिडिक मीडियम में होने वाली रिएक्शन है, ये एसिडिक मीडियम में होने वाली रिएक्शन है। और अगर वोल्फ किस्नर रिडक्शन देखें तो ये बेसिक मीडियम में होने वाला रिडक्शन है। एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करना है तो आप फिर क्लीमेंशन, और बेसिक मीडियम में करना है तो वोल्फ किस्नर। अब इस रिएक्शन की खास बात यह है कि अगर कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जो एसिड से रिएक्ट कर सकता है, और अगर आप वहां पर क्लीमेंशन रिडक्शन करते हैं तो फिर वो भी रिएक्ट कर लेगा। और अगर आप वोल्फ किस्नर रिडक्शन कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में है, कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है, तो वो भी रिएक्ट कर लेगा। और इसलिए क्लीमेंशन रिडक्शन तब यूज करते हैं जब कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करना हो और एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर है तो फिर ये रिएक्शन यूज नहीं करेंगे। और ये रिएक्शन कब यूज नहीं करेंगे? जब बेस सेंसिटिव ग्रुप हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, इसको नोट कीजिए, फिर एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी है और OH भी है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन जिंक, अमलगम और HCl से करता हूं तो कार्बोनाइल ग्रुप तो रिड्यूस होगा, लेकिन साथ में ये एल्कोहल है, एल्कोहल एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, एल्कोहल भी HCl से रिएक्ट कर लेता है, तो ये एल्कोहल रिएक्ट करके यहां Cl बना लेगा। अगर इसकी रिएक्शन हम हाइड्राजीन और KOH से करते हैं तो अब OH है, ये बेसिक मीडियम है, OH बेस से रिएक्ट नहीं करता, तो अब कार्बोनाइल ग्रुप तो रिड्यूस होगा लेकिन जो OH है ये रिटेन रहेगा। अच्छा सर, अगर हमने यहां पे पहले वाला जो रिएक्शन यूज किया था रेड फास्फोरस और HI ले लेते तो क्या होता? तो यार अगर आप रेड फास्फोरस और HI ले लेते तब तो एल्केन भी रिड्यूस हो जाता और ये एल्कोहलिक ग्रुप भी रिड्यूस हो जाता, तो ये कार्बोनाइल भी रिड्यूस हो जाता और एल्कोहल भी रिड्यूस हो जाता। ऐसे ही देखिए, अगर हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है और कोई ग्रुप है जो बेस सेंसिटिव है, अब अगर आप इसकी रिएक्शन जिंक, अमलगम और HCl से करते हैं और एक बार हाइड्राजीन और KOH से करते हैं, अब यहां पे कार्बोनाइल ग्रुप तो रिड्यूस करेगा, कार्बोनाइल ग्रुप तो रिड्यूस हो गया, और Cl है, Cl खुद HCl से रिएक्ट नहीं करेगा तो Cl रिटेन होगा। लेकिन अगर आपने हाइड्राजीन और KOH लिया तो कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हुआ और ये जो Cl है ये बेस सेंसिटिव है, तो ये रिएक्ट करके अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर क्लीमेंशन रिडक्शन नहीं करना है, अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो फिर वोल्फ किस्नर नहीं करना है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन बना सकते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडियम सोडा लाइम के साथ हीट करें, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है लाइम, तो सोडा लाइम के साथ हीट करें तो एक कम कार्बन वाला एल्केन बनेगा, ये बन जाएगा RH प्लस Na2CO3। ठीक है, अब इस रिएक्शन में CO2 निकल रहा है और CO2 निकल रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है ना, इसलिए इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। अब देखिए, रिएक्शन की एक ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल से ट्रिक है,
आपको करना क्या है, जैसे CH3 COOH है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट किया है, तो बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। आपको हमेशा Na2CO3 बाहर कर देना है, या ये NaHCO3 बाहर कर दीजिए, फिर वो NHCO3 अगेन NaOH से रिएक्ट करके Na2CO3 बना लेगा। तो ये ठीक है ना, आप डायरेक्ट RH प्लस NaHCO3 बना दीजिए इस तरह से। या आप क्या कर सकते हैं, RH की जगह जैसे यहाँ पे CH4, या फिर क्या कर सकते हैं CH3 COONA, सोडियम सॉल्ट ले लीजिए, और NaOH कैल्शियम ऑक्साइड है, तो बस सीधे Na2CO3 बना देंगे, CH4 प्लस Na2CO। ये है रिएक्शन, एक कम कार्बन वाला एल्केन बना देना है। तो ये तो रिएक्शन है, नोट कीजिए रिएक्शन। फिर देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, ये रिएक्शन होती कैसे है। देखिए मैकेनिज्म, अगर हमारे पास RCOOH लिया है, अगर सबसे पहले आपने एसिड लिया है, तो यार एसिड है और आप NaOH ले रहे हो, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, सबसे पहले तो ये सॉल्ट बन जाएगा, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, रिएक्शन हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर पर क्या है कि यहां पे ये ऑक्सीजन नेगेटिव जाएगा, ये R नेगेटिव निकल जाएगा, तो ये R नेगेटिव निकला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो R नेगेटिव निकला है, ये Na पॉजिटिव NaOH यहां से रिएक्ट करके वाटर भी बनाया होगा, साथ में वाटर निकला था, अब ये वाटर से H पॉजिटिव लेके RH बन जाएगा, और OH नेगेटिव, जितना NaOH पहले स्टेप में कंज्यूम हुआ था उतना OH लास्ट स्टेप में रीजनरेट हो जाएगा। जो CO2 है, ये कैल्शियम ऑक्साइड यहां पे CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिक मीडियम में NaOH भी इसको रिएक्ट करेगा और NaHCO3 बना लेगा, NHCO3 फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, Na2CO3 बना लेगा। तो बेसिकली इस रिएक्शन में कार्बन आयन बनता है, और अगर किसी रिएक्शन में एनायन इंटरमीडिएट बनता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत सारे कंपाउंड ले लिए जाएं और पूछा जाए कि बताओ डीकार्बोक्सिलेशन कहां फास्ट होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन जितना ज्यादा स्टेबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक है CH3 COOH, CH3 CH2 COOH, CH3 CH3 COOH, और एक बार टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये चार एसिड हैं, इन सभी में डीकार्बोक्सिलेशन कहां फास्ट होगा। बिल्कुल आसान है, आपको यहां पर एनायन बनाना है। आप कहेंगे सर यहां देखिए CH3 नेगेटिव, यहां पर CH3 CH2 नेगेटिव, यहां पर देखो आइसोप्रोपाइल, यहां पर आइसोप्रोपाइल नेगेटिव, और यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल नेगेटिव। अब जहां पर भी एनायन ज्यादा स्टेबल, वहां रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा। ये जो एनायन है, ये प्लस आई से डीस्टेबलाइज होते हैं, एनायन आर जस्ट अपोजिट देन कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के जस्ट उल्टा। कार्बोकेटायन प्लस आई से स्टेबलाइज होता है, कार्बन आयन प्लस आई से डीस्टेबलाइज होते हैं। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट लगेंगे, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन कम। और यही रीजन है इन चारों में सबसे फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, एंड देन फोर्थ में। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास CH3COOH है, CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH है और CH ट्रिपल बॉन्ड CCOOH है। अब इन तीनों में पूछा जाए कि बताइए रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा, है ना। इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 3 कार्बन वाला ले लेते हैं, ये ऐसा। तो अब देखो यहां पर एनायन बनेगा CH3 CH2 नेगेटिव, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी ज्यादा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा 3 to 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास CH3 CH2COOH है और CH2COOH है और एक CH3C डबल बॉन्ड O CH2COOH है। अब इन तीनों में अगर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन देखें तो यहां पर बनेगा CH3 CH2 नेगेटिव, यहां पर हमें मिलेगा बेंजाइल कार्बन आयन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहां पर ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट इस केस में ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर जाएगा। नेगेटिव आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, डिकार्बोक्सिलेशन में जाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, और इसलिए इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये हो जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन का। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब डिकार्बोक्सिलेशन से के अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने के हमारे पास एक मेथड और है, और ये मेथड बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसा है, जैसा वुड्स रिएक्शन में होता है, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और बिल्कुल आसान रिएक्शन है। आपको करना सिर्फ ये है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अगर आपने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 एल्काइल रेडिकल मिलेंगे, बस एल्काइल रेडिकल्स को कंबाइन कर दीजिए, प्लस CO2 और प्लस NaOH, ये रिएक्शन हो गई। ठीक है। अब अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है ना, तो भी आप रिएक्शन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसे एल्काइल रेडिकल निकालना है, एल्काइल रेडिकल को कंबाइन कर दीजिए। ठीक है। चलिए, लेकिन इसके साथ साथ हम इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और यहां पर हमने कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। यहां पर हमने वाटर डाला है और RCOO डाला है, तो RCOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, एक्वस मीडियम वाटर है, तो वाटर डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और अब इससे करंट पास करेंगे, तो जब करंट एक को बैटरी के पॉजिटिव और एक से नेगेटिव जोड़ दी। अब देखो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गई। यहां पर एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। कैथोड में होता है रिडक्शन, ध्यान रखिएगा, हमेशा कैथोड में रिडक्शन, एनोड में ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये तो सबको पता ही होगा। अब यहां पे H पॉजिटिव भी है, Na पॉजिटिव भी है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन दोनों में से H पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एनोड में ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दो हैं, या तो OH नेगेटिव या RCOO नेगेटिव, इन दोनों में से कोई एक जाएगा। अब दोनों में से ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन RCOO नेगेटिव निकाल सकता है, तो RC≡O नेगेटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, RC≡O और इलेक्ट्रॉन दिया तो ये फ्री वैलेंसी। अब यहां पे ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये बन गया R रेडिकल और ये C≡O। ये ऑक्सीजन पे एक वैलेंसी फ्री थी, एक कार्बन पे तो CO2। अब अगर से दो होते तो दो RCOO नेगेटिव होते, दो इलेक्ट्रॉन निकलते, दो R नेगेटिव, दो CO2, और जब दो R रेडिकल थे तो जैसा वुड्स रिएक्शन में होता था, दोनों कंबाइन होकर के हायर एल्केन। जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी, एनोड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती जाएगी। रिएक्शन होने के साथ साथ सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव बचता जाएगा और OH नेगेटिव बचता जाएगा, RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव कंज्यूम होते जाएंगे। जैसे जैसे रिएक्शन होगी NaOH का अमाउंट बढ़ेगा, सॉल्यूशन और ज्यादा बेसिक होगा, सॉल्यूशन और ज्यादा बेसिक होगा तो pH वैल्यू बढ़ेगी। लिख सकते हैं हम, रिएक्शन टेक्स प्लेस, सॉल्यूशन बिकम मोर बेसिक, और इसलिए pH वैल्यू इंक्रीज होगी और POH वैल्यू डिक्रीज होगी। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे CH3 COOH कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस करें, ठीक है ना, या CH3 COOH CH3 COO Na सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं, या पोटेशियम सॉल्ट, आपकी मर्जी आप क्या लेना चाहते हैं। और देखिए, अगर मिक्सचर ले लेते हैं, चलिए ये कुछ मॉलिक्यूल हैं और इन सभी का अगर कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो इनसे क्या प्रोडक्ट बनेगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस में देखिए, यहाँ पे CH3 रेडिकल मिला, करना क्या है, बस CH3 रेडिकल को कंबाइन कर दीजिए, दो CH3 रेडिकल कंबाइन हुए तो यहाँ पे एथेन बन गया। यहाँ पर देखिए दो टाइप के रेडिकल लिए हैं, अब एक CH3 भी मिलेगा और एक C2H5 भी मिलेगा, तो CH3 कंबाइन हो गए एथेन। अगर दो C2H5 आपस में कंबाइन हो जाएं तो ब्यूटेन, और अगर एक CH3 और एक C2H5 कंबाइन होता है तो यहां पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा,
एथेन भी मिलेगा, प्रोपेन भी मिलेगा, ब्यूटेन भी मिलेगा, बिल्कुल वैसा जैसा वुड्स रिएक्शन में होता था। यहाँ पे 1-2 पोजीशन पर वैलेंसी फ्री, तो ये CH2 डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर देखिए इन दोनों पर वैलेंसी फ्री, रिंग बना दिया। यहाँ पर देखिए इन दोनों पर वैलेंसी फ्री, रिंग बना दिया। यहाँ पर देखिए ये दोनों बॉन्ड टूटे, HC डबल बॉन्ड CH, इन दोनों पर वैलेंसी फ्री, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो इस बार एसिटिलीन बन गया। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मेटल कार्बाइड है और मेटल कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये भी हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। जैसे बेरिलियम का कार्बाइड है Be2C, इसकी रिएक्शन वाटर से करें तो Be2C में बेरिलियम 2 पॉजिटिव है और कार्बन 4 निगेटिव, तो ये रिएक्ट करके एक तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, कार्बन 4 निगेटिव था, तो ये बन गया CH। ठीक है, और देखिए जैसे अगर कैल्शियम कार्बाइड होता तो ये CaC2 बनाता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, C2 2 निगेटिव, इसकी रिएक्शन वाटर से करते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता प्लस C2 2 बनता। अगर Mg2C3 लेते हैं, इसकी रिएक्शन वाटर से करते तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है प्लस C3 4 निगेटिव, तो वाटर से रिएक्ट करता तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता और प्लस C3H4 बन जाता। तो इनसे भी हम हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है उससे एल्केन बनेंगे, बाकी से C2H2 ये तो आप जानते ही हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन, और यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी एल्काइन। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बिल्कुल आसान रिएक्शन है। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से करते हैं जहां पर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से लगा हो, कार्बन sp हाइब्रिडाइज, तो ये RH बन जाएगा प्लस Mgx। जैसे मान लो CH3 MgBr लिया और इसकी रिएक्शन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कर, तो अभी क्या करेगा, ग्रेगनार्ड रिएजेंट जाएगा और इसका जो CH3 नेगेटिव है ये एसिडिक हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा CH4 प्लस MgBr C ट्रिपल बॉन्ड C। और देखिए जैसे वाटर से रिएक्ट करता तो वाटर में HOH, तो ये CH4 प्लस MgBrOH। अगर ये एल्कोहल से रिएक्ट करता तो बस एल्कोहल से हाइड्रोजन लेता, ये CH4 प्लस MgBr और OR। अगर अमोनिया से रिएक्ट कराते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो ये CH4 प्लस MgBr-2। और देखिए जैसे CH3 COOH से या किसी भी एसिड से कराओ तो ये CH4 लेगा, एसिड ने H दिया, MgBrO CH3। नोट करिए।
फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें तो दो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट हम देखें, बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molecular weight and inversely proportional to branching। molecular weight बढ़ेगा तो boiling point बढ़ेगा, जैसे CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा C4H10 का। ब्रांचिंग बढ़ने पर मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जैसे अगर नॉर्मल पेंटेन है, आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है, तो ये सबसे ज्यादा ब्रांच्ड है। ब्रांचिंग बढ़ने पर दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कम होगी और इसके कारण उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ ट्रैक्शन भी कम होंगे, और अगर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अनब्रांच्ड का, ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन पर, और जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट और ब्रांचिंग। तो नोट कीजिए, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।